हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामपंथी लेट्स क्रैक दी ऑल एग्जाम में। बिहार दरोगा के 1799 पदों पे आप सभी जानते हैं कि ये न्यू वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पर इसके पीटी परीक्षा के लिए एसआई पीटी परीक्षा के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा 30 प्रैक्टिस सेटों का जो पहला वॉल्यूम है यह जारी किया जा चुका है। और आज के इस सेशन में हम इस 30 प्रैक्टिस सेटों में से 14वें प्रैक्टिस सेट को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये जो भी प्रैक्टिस सेट है बिहार में आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे बीएसएससी इंटर लेवल का हो गया या बीपीएससी टीआरई 4 है, बीपीएससी एईडीओ तथा यूपी में होने वाली जो एसआई की वैकेंसी है उसके लिए भी ये तमाम प्रैक्टिस सेट बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इस सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन का पहला प्रश्न। एक गेंद ऊंचाई h से फेंकी जाती है और दूसरी 2h से। दोनों गेंदों को भूमि तक पहुंचने में लगे समय का अनुपात क्या होगा? तो इनके समय का अनुपात विकल्प 1 होगा, A1:√2 होगा। कैसे? तो यहाँ पर h/h/h2 ले लेंगे और इसका वैल्यू तो यहाँ पे पुट करेंगे, इसके इक्वल में T1/T2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम वैल्यू को यहाँ पे h का वैल्यू h ही रह जाएगा और h2 का वैल्यू 2h हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो T1:2 का वैल्यू हो जाएगा 1:√2। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाश तरंगों की प्रकृति किसके समान होती है? प्रकाश तरंगों की प्रकृति यह गामा किरणों के समान होती है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती हैं यह प्रकाश के वेग से गमन करती हैं। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक छड़ चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती हैं? तो ये जो होती हैं इसके उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और इसके दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बल की चुंबकीय रेखाओं के गुण की बात करें तो बल की चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं वे किसी पदार्थ के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर और हवा में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होती हैं। यानी इसके अलावा चुंबकीय जो रेखाएं होती हैं वे कभी कभी एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे, वहाँ पे भी एक इसका प्रश्न था कि ये एक दूसरे को काटती हैं, लेकिन वो कथन जो था असत्य था, ठीक है। ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इसके अलावा जब चुंबकीय रेखाएं उच्च परागम्य वाले क्षेत्र से कम परागम्य वाले क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं तो इनका घनत्व कम हो जाता है। ध्रुवों से दूरी बढ़ने पर इनका घनत्व कम होता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो यह उत्तर कोरिया की राजधानी है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और इसकी मुद्रा क्या है? वान। इसकी मुद्रा वान है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखिएगा तो उत्तर कोरिया के साथ ही सटा हुआ है दक्षिण कोरिया, जिसकी राजधानी सियोल है और इसकी मुद्रा वोन है। ये वान है और दक्षिण कोरिया की मुद्रा जो है वोन है। इसका सिंबल आप देखिएगा तो डब्ल्यू बना के ऐसे 2 लाइन से इसे काटा जाता है। तो उत्तर कोरिया की राजधानी क्या हो जाएगी? उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है जिसकी मुद्रा वान है और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है जिसकी मुद्रा वोन है। तो इस प्रकार से विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो यह मह भाषा बोलते हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा तो मह जो है वह देवही लिपि में लिखी जाती है जो मूलतः मालदीव की भाषा है। भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र की बात करें तो मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह यह सभी लक्षद्वीप में सीमित हैं। लक्षद्वीप क्या है? यह प्रवाल भित्ति द्वीप है। लक्षद्वीप क्या है? यह एक प्रवाल भित्तीय द्वीप है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताना है जो तीसरे छत्रपति थे। तो इनके शिवाजी के छोटे बेटे का नाम राजा राम था। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। संभाजी के बाद 1689 में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया था और राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी को सतारा में बनवाया था। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में इंडोनेशिया और किस देश के बाद तीसरे स्थान पर आता है? तो इंडोनेशिया और फिलीपींस के बाद यह तीसरे स्थान पर आता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान का
संविधान पर हस्ताक्षर किया, जिनमें से महिलाएं कितनी थी, तो इनमें से 15 महिलाएं थे। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें कि भारत में जो संविधान सभा थी इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1946 में, जुलाई के महीने में 1946 में इसकी बैठक हुई थी। ठीक है, और ये कैबिनेट मिशन कब आया था, तो भारत में कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया था, और संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो इसका जो आयोजन किया गया था वो एक तरह से देखिएगा तो गठन जो है इसका 1946 में किया गया था। इसके अलावा कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस और कैबिनेट मिशन के सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर थे। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की गई थी। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और डैश ने की थी, किसने की थी, तो इसकी जो कल्पना है रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन का नाम पूछा जाता है। 8 डाउन इस ट्रेन का नाम था। 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूटा गया, इसे ही काकोरी कांड कहा जाता है, और वर्तमान में काकोरी कांड को काकोरी एक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें देखिएगा तो रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्लाह खां को फांसी दे दी गई थी। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। काकोरी रेल कांड लूटपाट की जो कल्पना है रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां के द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हवा महल 1799 में महाराजा डैश ने बनवाया था या डैश के द्वारा बनवाया गया था, किनके द्वारा बनवाया गया था, तो हवा महल राजस्थान में जयपुर में स्थित है, और इसका निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। किसने करवाया था, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी होगा, तो इसका क्या नाम होगा, स्टेशन हाउस अधिकारी, SHO, इनको SHO कहा जाता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इनके सीनियर कौन होते हैं, इनके सीनियर या सुपीरियर जो होते हैं उन्हें CO कहा जाता है, सर्कल ऑफिसर कहा जाता है। ठीक है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, इसका नाम है चिल्का झील। चिल्का झील भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, लैगून झील है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, और यह झील झींगा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। पंचभड़ा साल्ट लेक यहाँ पे जो दिखा गया है, पंच विकल्प बी देखिएगा तो यह जो लेक है यह राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है, तथा यह खारे पानी की झील है। लोनार क्रेटर झील यह महाराष्ट्र में है, और यह उल्कापात द्वारा निर्मित एक झील है। इसके अलावा कुलेरू झील यह आंध्र प्रदेश में है, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य स्थित ताजे जल की झील है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। प्रश्न थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। भारतीय सशस्त्र बलों में चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो इनका नाम है साधना सक्सेना नायर। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इनके अलावा भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट का नाम क्या है, अनामिका बी राजीव यहाँ पे नाम दिया गया है। जो ऑप्शन ए है यह कौन है, तो यह भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट हैं अनामिका बी राजीव। इसके अलावा अगर बात करें फातिमा वसीम जी की, तो यह सियाचिन में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा हैं, जिनका नाम है कैप्टन फातिमा वसीम। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार वर्ष 2024 किसे सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मान अमिताभ बच्चन जी को दिया गया। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, और एक अलग पुरस्कार होता है जिसका नाम है राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार, जो कि महाराष्ट्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है,
अगर इसके अलावा देखिएगा तो यह 2024 का हो गया, और 2025 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, तो यह पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला जी को दिया गया है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन को यह पुरस्कार संगीत, कला, संस्कृति और सामाजिक कार्यों में उनके अतुलनीय योगदान के लिए दिया गया है। जबकि सितंबर 2024 में प्रसिद्ध संगीतकार उत्तम सिंह और पार्श्व गायिका KS चित्रा को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल को महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो यह दो सरकारों की तरफ से मुख्य रूप से दिया जाता है, एक महाराष्ट्र सरकार और दूसरी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हेलिना किस देश द्वारा विकसित टैंक रोधी मिसाइल है? हेलिना, तो यह भारत के द्वारा विकसित टैंक रोधी मिसाइल है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हेलिना और ध्रुव शास्त्र अगर देखिएगा तो हेलिना और ध्रुव शास्त्र भारत के द्वारा विकसित की गई एक टैंक रोधी मिसाइल है। और हेलिना जो संस्करण है, ये हेलिना संस्करण मतलब थल सेना के लिए है, और ध्रुवास्त्र जो है यह भारतीय वायुसेना का तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बर्नौली का प्रमेय निम्न में से किस पर लागू होती है? तो बर्नौली का जो प्रमेय है यह द्रव के प्रवाह पर लागू होता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रमेय के अनुसार द्रव्यों का प्रवाह यदि धारा रेखीय या असंपीडनीय एवं अश्यान हो तो उसकी कुल ऊर्जा आयतन के अनुपात में नियत रहती है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब एक दृढ़ पिंड पर लगने वाला परिणामी बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो क्या नियत हो जाता है? तो इसमें कोणीय संवेग जो होता है यह नियत हो जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सीमेंट के निर्माण में इनमें से किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें से CaO का उपयोग किया जाता है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा लाइम का उपयोग किया जाता है। लाइम, सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, सल्फर ट्राइऑक्साइड, अल्कलाइन इत्यादि चीज़ों का भी इसमें यानी सीमेंट बनाने में निर्माण किया जाता है। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध भारोत्तोलन से है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन से है। और मीराबाई चानू ने हाल ही में वर्ष 2025 में नॉर्वे के फोर्ड में आयोजित वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में कितना? महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता है। ठीक है, तो विकल्प ये जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के संदर्भ में मिश्रित कृषि का अर्थ क्या है? तो भारत के संदर्भ में मिश्रित कृषि का अर्थ है कृषि के साथ साथ पशुपालन करना। भारत में मिश्रित कृषि का संदर्भ है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूरोपा और टाइटन क्रमशः किन ग्रहों के उपग्रह हैं? तो यूरोपा और टाइटन यह बृहस्पति और शनि के उपग्रह हैं। यानी यूरोपा जो है वो बृहस्पति का उपग्रह है और टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है। तो इस प्रकार से विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हीलियम की खोज किसने की थी? हीलियम की खोज लॉकरेयर ने की थी, लॉकेयर। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? रग्बी फुटबॉल यह स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में या प्रत्येक टीम में देखिएगा तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। अगर बात कर लें अमेरिका की तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। और बेसबॉल के प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल के प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक टीम में 15 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है और बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और तिथियां हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व खाद्य दिवस, विश्व पर्यटन दिवस। हम यहाँ पे एक स्लाइड लगा देंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके आसानी से स्लाइड्स के माध्यम से तमाम चीज़ों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल अगला प्रश्न देख लेते हैं। वाटरलू के युद्ध 1815 ईस्वी में किस महान योद्धा का अंतिम रूप से पतन हुआ था? तो इसमें देखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट का अंतिम रूप से पतन हो गया था। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है
लू का युद्ध कब हुआ था, तो 1815 में हुआ था। और 1804 में नेपोलियन जो है ये फ्रांस का सम्राट बना था और 1815 में एक तरह से इसका अंतिम रूप से इसका पतन हो गया था। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बम्बू नृत्य निम्नलिखित में से किनका आदिवासी नृत्य है। तो बम्बू नृत्य यह कुकी एवं नागाओ जनजाति का ये मुख्य रूप से आप देखिएगा तो इनका आदिवासी नृत्य है। इस नृत्य में बांस को जमीन पर क्षैतिज या क्रॉस बनाकर रखा जाता है और उसके इर्द गिर्द डांस किया जाता है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कहां पर गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो इस गदर पार्टी की स्थापना जो है यूएसए में हुई थी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल जी के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। गदर एक पार्टी भी थी और इसकी मुख्य पत्रिका भी थी। गदर नाम से इसकी पत्रिका भी निकलती थी और 1 नवंबर 1913 को इस पत्रिका का पहला अंक जो है वह उर्दू में प्रकाशित हुआ था तथा आगे चलकर इसे अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित किया गया था। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना यूएसए में हुई थी और यूएसए में भी कहाँ पे, तो सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है। तो तांबा का सबसे अधिक भंडार राजस्थान में है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न किस क्षेत्र में देश विदेश में पहचान दिलाने में बड़ी भूमिका निभाने वाली पद्मश्री गोदावरी दत्त का निधन हो गया। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि किस क्षेत्र में देश विदेश में पहचान दिलाने में बड़ी भूमिका निभाने वाली पद्मश्री गोदावरी दत्त का निधन हो गया है। तो इनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो यह मधुबनी पेंटिंग से इनका संबंध था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जुलाई 2024 में देखिएगा तो और जो अन्य विकल्प दिए गए हैं एक एक करके उनकी बात कर लेते हैं। तो जुलाई 2024 में चंपारण के रेत या सैंड कलाकार मधुरेंद्र कुमार को अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर कलाम युवा रत्न सम्मान से नवाजा गया है। इसके अलावा नवंबर 2024 में मैथिली और भोजपुरी लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया और इन्हें वर्ष 2025 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। वर्ष 2025 में सुजनी कला के लिए निर्मला देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और वर्ष 2025 में देखिएगा तो कुल मिलाकर बिहार के 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें एक पद्म विभूषण दिया गया है किनको, शारदा जी को एक पद्म विभूषण मिला है और पद्म भूषण सुशील कुमार मोदी जी को मरणोपरांत दिया गया है और 5 पद्मश्री दिया गया है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो वर्ष 2025 में बिहार के 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक कौन है। तो वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले हैं, लेकिन नवंबर 2025 में इनके पद पे कोई और आ जाएगा, दूसरे महानिदेशक का चयन किया जा चुका है। तो कौन आएंगे, तो नवंबर 2025 में यूनेस्को के नए महानिदेशक खालिद अल एनानी बनने वाले हैं। ठीक है, तो वर्तमान में जो महानिदेशक हैं वो कौन है, आंद्रे अजोले हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, केरल सरकार ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध के खतरे से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, केरल सरकार ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध के खतरे से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अमृत। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन अमृत द्वारा एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग पर भी अंकुश लगाया जा रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक रंगहीन गैस उत्पन्न होती है जो निम्न में से किस रंग के ज्वाला के साथ जलती है। तो यह पॉप ध्वनि के साथ जलती है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक्स के एकांतर व्यवस्था के सही क्रम को दर्शाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, वायरस, अमीबा, जीवाणु और हाइड्रा जो है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के एकांतर व्यवस्था के सही क्रम को दर्शाते हैं। इसके अलावा अगर देखिएगा तो वायरस की जो खोज है वह इवानोव्स्की के द्वारा 1892 में की गई थी। 1892 में इवानोव्स्की के द्वारा वायरस की खोज की गई थी और जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूहॉक के द्वारा
1983 में किया गया था। ठीक है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी क्रिया ओजोन परत की मोटाई को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दिए गए विकल्पों में फ्लोरीन आधारित प्रशीतकों के उपयोग को कम करने से ओजोन परत की मोटाई में वृद्धि हो सकती है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस चार्टर्ड एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया था? तो इस चार्टर्ड एक्ट का नाम क्या था? चार्टर्ड एक्ट 1853। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चार्टर, इसके अलावा देखिएगा तो चार्टर 1833 के चार्टर के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया तथा लॉर्ड विलियम बेटिंग जो थे ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस प्रधानमंत्री के द्वारा विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की गई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा विशेष आर्थिक जोन की या विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई थी। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और ये स्थापित कब की गई थी? तो 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछिया का नाम बताना है। तो इसका नाम गंगा रखा गया था। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून को मनाया जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो तक्षशिला जो था यह सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित था। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था और वर्तमान में तक्षशिला कहाँ है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है। इसके अलावा देखिएगा तो तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य का शिक्षा दीक्षा भी वहीं पे हो गया था, जबकि चाणक्य उसको लेके वहाँ पे गए थे और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश का अंत किया और चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया तथा चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ से मौर्य वंश की स्थापना की। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन नगर जो था तक्षशिला वह सिंधु तथा झेलम के बीच में स्थित था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में निर्मित है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर वहीं पे बात करें कि उत्तर भारत की शैली को क्या कहते हैं, तो उत्तर भारत की मंदिर शैली की जो कला है उसे नागर कहते हैं और दक्षिण भारत की मंदिर शैली जो है उसे द्रविड़ कहते हैं। और इन दोनों के मिलने से यानी नागर एवं द्रविड़ शैलियों के मिश्रित प्रभाव को बेसर शैली कहा जाता है। ठीक है, तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है कहाँ है? तो इनका मकबरा जो है वो ग्वालियर में स्थित है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तानसेन अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे तथा तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र बघेल के दरबार में रहते थे। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम के द्वारा की गई थी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। और नागभट्ट प्रथम कहाँ के शासक थे? तो नागभट्ट प्रथम यह मालवा का शासक था। इस प्रकार से विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया? किसने किया था? तो यह मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि जजिया कर का समापन किसने किया था, तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि भारत में मोहम्मद बिन कासिम का ये जजिया कर का प्रचलन इसने 712 ईस्वी में किया था। कब? 712 ईस्वी में। और जजिया कर भारत में सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में लागू किया गया। जजिया कर कैसा कर था? तो यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। इसके अलावा इसे समाप्त कब किया गया? तो जजिया कर को अकबर ने 1564 को इसको समाप्त किया गया, लेकिन कुछ इनके सामाजिक या धार्मिक उलेमाओं के दबाव में इन्होंने फिर इसे 1575 में लागू किया। खत्म कब किया था? खत्म किया था 1564 में, लेकिन धार्मिक उलेमाओं की वजह से इनको फिर 1575 में लागू करना पड़ा। लेकिन कुछ ही समय बाद यानी 1579 से 80 के बीच में आप देखिएगा तो अकबर ने फिर से जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो सबसे पहले जजिया कर का प्रचलन किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। कब किया? तो 712 ईस्वी में। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में पुर्तगाल गवर्नर था। भारत में प्रथम पुर्तगाल गवर्नर कौन था? तो इनका नाम था अल्मीडा। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा था। इसके बाद देखिएगा तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कोची में खोली थी। कहाँ पे? कोचीन में। कब खोली थी? तो 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी की कोठी कोचीन में खोली थी। इसके बाद देखिएगा तो 1505 में
फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आता है। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आता है और 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनता है। भारत में पुर्तगालियों का वायसराय कौन बना था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कब बना है? तो 1509 में। तो इस प्रकार से विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 जनवरी 2025 को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया था। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध महिला फुटबॉलर खिलाड़ी एताना बोनमाटी किस देश से हैं? एताना बोनमाटी यह किस देश से हैं? तो यह स्पेन से है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 31 अगस्त 2024 तक के कार्यकाल के लिए 22वां विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो इनके अध्यक्ष थे ऋतुराज अवस्थी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो 31 अगस्त 2024 तक का कार्यकाल था 22वें विधि आयोग का। तो वर्तमान में 23वां विधि आयोग लागू किया जा चुका है और पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन है? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी हैं। इनका नाम है न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी जी को 23वां विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर बात करें 23वें विधि आयोग के कार्यकाल की, तो इसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक है। कब से कब तक? 2024 से 2027 तक 23वें विधि आयोग का कार्यकाल है। इसके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? तो निम्नलिखित में से बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा 3 कार्बन श्रृंखला और 1 कीटोन समूह वाले कार्बन यौगिक का सही नाम है? तो इसका नाम क्या है? प्रोपेनोन है। प्रोपेनोन। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो दिए गए प्रश्नों में आप देखिए, दिए गए विकल्पों में विकल्प ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि अमोनिया का निर्माण जो होता है वो सामान्यतः हैबर विधि द्वारा किया जाता है। अमोनिया का सूत्र क्या है? अमोनिया का सूत्र यहाँ पर दिया गया है NH3 है। यह जल में अत्यधिक घुलनशील होता है तथा अमोनिया के निर्माण में लौह चूर्ण का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फ्रेडरिक वोहलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया गया था? तो इनमें से अमोनियम साइनाइड का उपयोग किया गया था। साइनेट, माफ कीजिएगा, साइनाइड नहीं है, साइनेट है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो गांधी सागर जो बांध है यह चंबल परियोजना का एक भाग है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बाकी के विकल्पों को देखें तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना यह सतलज नदी पे है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है तथा चंबल परियोजना चंबल नदी पर है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का एक भाग है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरबा जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ में कोरबा एल्युमिनियम के उद्योग के लिए जाना जाता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। मिलान करने के लिए दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और यह परियोजनाएं किन नदियों या के पास में या किन नदियों पर इन्हें बनाया गया है? तो इडुक्की जो है किस नदी पर है? तो इडुक्की पेरियार नदी पर बनाया गया है। पहला का जो होगा वो 4 हो जाएगा और दूसरा है माता टीला, यह बेतवा नदी पे बनाया गया है। तो दूसरा का पहला हो जाएगा। और नागा अर्जुन सागर बांध जो है यह कृष्णा नदी पे बनाया गया है। तो तीसरा का तीसरा हो जाएगा। और पोचम्पाद जो है पोचम्पाद बहुउद्देशीय परियोजना यह देखिएगा तो गोदावरी नदी पे हो जाएगा। इस प्रकार से विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 1 का 4, 2 का 1, 3 का 3 तथा 4 का 2। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12 मासा की रचना किसने की है? 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी जो कि शेर शाह के शासनकाल में पद्मावत पुस्तक इसने लिखी थी, जो कि किसमें है? पद्मावत पुस्तक जो कि देखिएगा तो यह राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती से संबंधित है और यह पुस्तक जो है यह अवधी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि
बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई थी और मलिक मोहम्मद जायसी ने शेर शाह के शासनकाल में पद्मावत पुस्तक लिखी थी और पद्मावत तो पुस्तक जो है वो राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती से संबंधित है और यह पुस्तक अवधी भाषा में लिखी गई थी। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, इनके उत्तराधिकारी का नाम बताना है। तो इनके उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे, विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। रणजीत सिंह 12 मिसलों में से एक शुकरचकिया मिसल के सरदार थे। कहाँ के? शुकरचकिया मिसल के सरदार थे। ये प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी के एग्जाम में, जो सिविल बीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है कि राजा रणजीत सिंह जो थे वह किस मिसल के सरदार थे। तो शुकरचकिया मिसल के सरदार थे। विकल्प जो बी है इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो इसमें साक्षरता को नहीं रखा जाता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्रति व्यक्ति औसत आय, भोजन में कैलोरी, HCR वगैरह इन तमाम चीज़ों का उपयोग गरीबी रेखा निकालने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें साक्षरता का उपयोग नहीं किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? गिर वन में है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और गिर वन कहाँ पे है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। तो विकल्प गुजरात में भी यह एकमात्र निवास स्थान है एशियाई बब्बर शेरों का। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? यह तो मराठा भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख जी को महाराष्ट्र में लोकहितवादी कहा जाता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो इनका नाम बताना है। इनका नाम था मौलाना मोहम्मद अली। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मौलाना मोहम्मद अली ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो आप देखेंगे कि B.R. अम्बेडकर साहब एकमात्र भारतीय, B.R. अम्बेडकर साहब और सप्रू जी दो लोग थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है। और मौलाना मोहम्मद अली साहब ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय खिलाड़ी के साथ स्पोर्ट कंपनी प्यूमा ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साझेदारी की है? तो यह साझेदारी जो है PV सिंधु जी के साथ हुआ है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। PV सिंधु जी भारतीय देखिएगा तो यह बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किस देश को सम्मानित अतिथि के रूप में घोषित किया गया था? तो इसमें भारत, कतर और तुर्की तीनों को सम्मानित अतिथि के रूप में घोषित किया गया था। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 19 से 21 अगस्त 2024 तक किस देश के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर आए थे? तो अनवर बिन इब्राहिम जो है यह किस देश के प्रधानमंत्री हैं ये बताना है। तो ये मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह पदार्थ जो प्रेरणा का युग्मानुबंधन पर एक न्यूरॉन से दूसरे में या न्यूरॉन से पेशी में संवहन करता है क्या कहलाता है? तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है एसिटेलिकोनिन। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो जीवाणु शलाका की आकृति के होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो जो जीवाणु शलाका की आकृति के होते हैं उन्हें बेसिलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसिलाई कहा जाता है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें कौन सा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? तो इसमें एरियोलर जो है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एरियोलर ऊतक जो है या ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एरियोलर ऊतक का कार्य क्या होता है? अगर इसकी बात करें तो एरियोलर ऊतक जो होता है यह ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। यह अंगों के भीतर खाली जगहों को भरता है तथा आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। इसके अलावा अगर बात करें टेंडन या कंडरा की, तो टेंडन जो है यह मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। उपास्थि जो होती है यह शरीर के जोड़ों को लचीला बनाती है तथा स्नायु जो होता है, स्नायु
स्नायु अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करता है। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। किसकी अधिकता से? नाइट्रेट की अधिकता से। अगर ब्लड में नाइट्रेट की अधिकता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो सकता है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना चाहता हूं। तो यह किसका कथन है? लॉर्ड कर्जन का कथन है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा द आर्कटिक होम इन द वेदास पुस्तक की रचना भी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजा राम मोहन राय जी ने किया था। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन कहलाते हैं। विकल्प ये जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और हाल ही में एम.एन. स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से भी अवार्ड नवाजा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? तो मंडल कमीशन जो है ये वीपी सिंह के सरकार में लागू हुआ था। या हाँ, विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बीपी जो मंडल था, बीपी मंडल आयोग का जो गठन है 1 जनवरी 1979 में किया गया था। और इन्होंने अपना रिपोर्ट कब पेश किया था? 1980 में। गठन हुआ था 1979 में और इन्होंने रिपोर्ट पेश की थी 1980 में। और इस रिपोर्ट में ओबीसी को 27% आरक्षण मंडल आयोग की सिफारिश पर दिया गया था। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेल क्यों प्रसिद्ध है? तो स्टील उत्पादन के लिए सेल प्रसिद्ध है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। पूरा नाम देखिएगा सेल का, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी यह स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसकी सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? तो पंजाब की सीमा इसमें समुद्र तल को नहीं छूती है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र एक तरफ समुद्र से घिरा है। भारत का 9 राज्यों की सीमाएं जो हैं, भारत की 9 राज्यों की सीमाएं समुद्र तट से जुड़ी हैं। और वह 9 राज्य कौन कौन सी है? तो गोवा है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल है। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वेज नहर जुड़ती है, किसको जोड़ती है? तो यह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बहुत डिटेल से स्वेज नहर के बारे में बताया, तो जाके आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मसालों की रानी किसे कहते हैं? इलायची को मसालों की रानी कहते हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा तो बड़ी इलायची का सबसे अधिक उत्पादन सिक्किम में होता है और छोटी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है और मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक लिखा है। यहाँ पे अबुल फजल भी है, तो इन्होंने क्या लिखा है? अकबरनामा लिखा है। और किताबुल हिंद किसने लिखा है? तो अलबरूनी ने लिखा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में अवस्थित है। और कहाँ पे है? यह इंडोनेशिया में देखिएगा तो जावा द्वीप पर बोरोबुदुर का स्तूप है। जावा द्वीप पर बोरोबुदुर का स्तूप है, जो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप और परिसर वाला बौद्ध धर्म स्थल है। तो इस प्रकार से विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण के लिए सरकार ने निम्न में से किस पहल की शुरुआत की है? इस पहल का क्या नाम है? मेरा गांव मेरी धरोहर। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 14 जनवरी 2025 को इसरो के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसरो के प्रमुख डॉक्टर वी नारायण बने हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले कौन थे? तो इनसे पहले इसरो के प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत थे, लेकिन वर्तमान में इनको DRDO
डीआरडीओ का प्रमुख बना दिया गया है और डॉक्टर वी नारायण जी को इसरो का प्रमुख बना दिया गया है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहला जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन, पहला जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जिम्बाब्वे में किया गया। विकल्प बी इस प्रश्न के सही आंसर हो जाएगा। और जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। ठीक है, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा पौधा एक परजीवी है? अमरबेल एक परजीवी पौधा है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अमरबेल परजीवी पौधे किसे कहते हैं? तो परजीवी पौधा वह पौधा है जो अपनी कुछ या पूरी पोषण संबंधित आवश्यकता किसी अन्य जीवित पौधे से प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी पौधा कहा जाता है, जैसे कि अमरबेल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से गर्भाशय की एक परत नहीं है, कौन? तो इसमें आप देखिएगा एक्टोमेट्रियम विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एक्टोमेट्रियम गर्भाशय की परत नहीं है, बाकी जो 3 विकल्प हैं ये तीनों गर्भाशय की परत हैं। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड और हैजा किस प्रकार के रोग के उदाहरण हैं? तो यह जल जनित रोगों के उदाहरण है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, पौधे की कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो पौधे की कौन से भाग से, यानी यह तना से प्राप्त होता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? और इसके अलावा देखिएगा तो अदरक का तना वाला भाग भी खाया जाता है। अदरक और हल्दी का तना वाला जो हिस्सा होता है हम अक्सर मतलब खाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा मूंगफली का जो बीजपत्र और भ्रूण होता है उसके भाग को खाया जाता है, यानी मूंगफली में बीजपत्र एवं भ्रूण के भाग को खाया जाता है। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल के विभाजन को कब और किसने रद्द किया? तो बंगाल विभाजन को रद्द लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और दिल्ली दरबार में राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी आई थी। ठीक है, और उसी के समय में राजा जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और इसको रद्द कब किया गया था? तो 12 दिसंबर 1911 के दिल्ली दरबार में इसको रद्द कर दिया गया था। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्क्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो सर्क्रिक विवाद देखिएगा तो भारत और सर्क्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो यह विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सर्क्रिक विवाद गुजरात राज्य से जुड़े भारत पाकिस्तान सीमा के बीच में है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, इसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ और शास्त्रीय नृत्य हैं जैसे कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, और यह इनका संबंध किस राज्यों से है? तो हम यहाँ पे एक स्लाइड लगा देंगे, आप वीडियो को पॉज करके उन तमाम चीज़ों को आसानी से देखकर याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो मैथ्स के प्रश्न हैं, तो हम आपको यहाँ पे आंसर बताते चलेंगे। जो 93 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी 10:9। अगला प्रश्न देख लेते हैं 94 ए और बी। तो 94 का जो सही आंसर हो जाएगा वो विकल्प बी है 11.25 दिन। 95 का अगर देख लें 95 नंबर का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी 48 सेंटीमीटर। इसके लंबे विकर्ण की लंबाई क्या है? 48 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 52 ताशों की एक गड्डी में 97 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी 9/50। यहाँ से इंग्लिश के 2 प्रश्न मिलेंगे 98 नंबर यहाँ से, और 98 में देखिएगा तो हमें यहाँ पे पैसिव वॉइस इसका चूज करना है। तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो विकल्प डी सही होगा। अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय राशि टू हर हस्बैंड। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और 99 में क्या दिया गया है? 99 में आप देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म चूज करने के लिए बोला गया है, तो डायरेक्ट फॉर्म हो जाएगा विकल्प डी शी सेड आई कैन नॉट बिलीव हिम। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा यह अंतिम प्रश्न है और ये हिंदी का प्रश्न है, और यहाँ पे पूछा गया है कि सार्थक शब्द ज्ञात करना है, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं? उसे विधुर कहते हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दुष्ट आचरण करने वाले को क्या कहते हैं? दुराचारी कहते हैं। दुष्ट आचरण करने वाले को दुराचारी कहते हैं। जिसका पति मर गया हो उसे विधवा
कहते हैं, और जिसका भाग्य अनुकूल न हो उसे अभागा कहते हैं। दुराचारी किसे कहते हैं? दुष्ट आचरण करने वाले को दुराचारी कहते हैं, और जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विदुर कहते हैं। तो इस प्रकार से विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर यह वीडियो समाप्त होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं इसके अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।